खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की 8 सीटों पर आज चुनाव का शोर थम गया है। हालांकि प्रत्याशी स्थानीय नेताओं के साथ डोर टू डोर कैंपेन कर सकेंगे। चौथे चरण का मतदान 13 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा, जिसके लिए प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों इंदौर, देवास, उज्जैन, खंडवा, खरगोन, मंदसौर, रतलाम, धार पर कुल 74 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला जनता ईवीएम में बंद कर देगी, जिसके नतीजे 4 जून को जारी किए जाएंगे। बता दें कि इंदौर में सबसे ज्यादा 14 प्रत्याशी मैदान में हैं। सीट पर कांग्रेस के अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। इसके बाद इंदौर से बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी के सामने कोई मजबूत प्रत्याशी नहीं है। वहां दूसरी तरफ कांग्रेस ने इंदौर में नोटा का बटन दबाने के लिए अभियान चलाया हुआ है। रतलाम में 12, खंडवा में 11, उज्जैन में 9, देवास में और मंदसौर में 8 और धार में 7 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। वहीं मैदान को लेकर चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। 13 मई को आखिरी चरण का चुनाव मध्य प्रदेश में होना है। 8 सीटें हैं जिन पर मतदान 13 मई को होंगे। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी और शाम 6 बजे तक वोटिंग संपन्न हो जाएगी। इसको लेकर जो चुनाव प्रचार किया जा रहा था वो आज थम गया है। 13 मई को आखिरी चरण की वोटिंग होनी है। तो बची हुई जो सीटें हैं मध्य प्रदेश की, उन सभी 8 सीटों पर 13 मई को वोटिंग होगी, जिसका परिणाम 4 जून को घोषित होगा। चौथे चरण का चुनाव ये है। 3 चरणों के जो मतदान है वो संपन्न हो चुके हैं। चौथे चरण में अब 8 सीटों पर मध्य प्रदेश की चुनाव होंगे। इसी को लेकर लगातार प्रचार प्रसार भी किया जा रहा था। हालांकि अब 13 मई को जब चुनाव होना है तो उससे पहले आज चुनाव प्रचार थम गया है। और प्रत्याशियों के नामों का भी अगर जिक्र करें तो मंदसौर लोकसभा सीट से सुधीर गुप्ता बीजेपी के प्रत्याशी हैं। धार लोकसभा सीट से सावित्री ठाकुर, राधे श्याम कांग्रेस की है, सावित्री ठाकुर बीजेपी की है। तो ये तमाम वो प्रत्याशी आपके टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं। बची हुई 8 लोकसभा सीटों पर ये प्रत्याशी बीजेपी और कांग्रेस के, जिनमें आमने सामने की टक्कर है। 74 प्रत्याशी कुल मैदान में बताए जा रहे हैं। तो उन तमाम प्रत्याशियों के नामों को आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस के बीच हालांकि कांटे की टक्कर यहां देखी जा रही है। कुल आपको बता दें 74 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनका फैसला जनता करेगी। तो 74 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला जनता करेगी। 13 मई को चौथे चरण का चुनाव होना है और मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर ये चुनाव होंगे। ये तमाम वो प्रत्याशी हैं जो इस बार मैदान में है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच आमने सामने की टक्कर इस बार चुनावों में देखी गई है और ये प्रत्याशी वो प्रत्याशी हैं जो इस बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनकी जो साख है वो इन चुनावों में दांव पर लगी हुई है। ये तमाम वो नेता हैं। ज्ञानेश्वर पाटिल बीजेपी से खंडवा लोकसभा से उतरे हैं। सुधीर गुप्ता बीजेपी के प्रत्याशी हैं, मंदसौर लोकसभा सीट से उतरे हैं। वहीं राधेश्याम मुवेल कांग्रेस के प्रत्याशी धार लोकसभा सीट से है। राजेंद्र मालवीय कांग्रेस के प्रत्याशी हैं देवास लोकसभा सीट से। तमाम प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं। 13 मई को हालांकि चौथे चरण का चुनाव होगा, जिसमें मध्य प्रदेश के 8 सीटों पर वोटिंग होनी है और चुनाव आयोग की ओर से भी इसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। लगभग तैयारियां भी इसको लेकर खत्म हो चुकी है, क्योंकि 13 मई में भी अब महज 1 दिन बाकी रह गया है। सुबह 7 बजे से 13 मई को वोटिंग होगी और शाम 6 बजे तक ये वोटिंग चलेगी। 6 बजे ये वोटिंग समाप्त हो जाएगी
हालांकि देखना होगा कि इस बार कितनी बड़ी संख्या में मतदाता मतदान करने के लिए पहुंचते हैं। चुनाव आयोग की तरफ से भी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। और आपको बता दें कि आज चुनाव प्रचार जो है चौथे चरण की मतदान के लिए वो भी थम गया है। तमाम जो भाजपा के दिग्गज नेता हैं वो चुनाव प्रचार करते हुए पिछले दिनों नजर आए। कांग्रेस के जो दिग्गज हैं वो भी मैदान में नजर आए। तो चलिए मेरे साथ अलग अलग जगहों से संवाददाता भी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले इंदौर से नाज पटेल मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, उनका रुख कर लेते हैं। नाज, क्योंकि आज आखिरी दिन था चुनाव प्रचार का, अब 13 मई को वोटिंग होनी है, किस तरह की तैयारियां सभी राजनीतिक दलों की ओर से की गई हैं और आज जब चुनाव प्रचार थम गया है तो किस तरह से अपनी तैयारियों को राजनीतिक दलों की ओर से अंतिम रूप दिया गया है? नाज, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? चलिए ठीक है, नाज का मैं फिर से रुख कर लूंगी। उज्जैन से मेरे साथ प्रेम डोडिया जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। प्रेम, आज क्योंकि चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था, चौथे चरण के चुनाव जो होने हैं उनको लेकर प्रचार आज थम गया है। अब 13 मई को वोटिंग होनी है, किस तरह की तैयारियां वोटिंग को लेकर की गई हैं और क्या किस तरह से अंतिम रूप राजनीतिक दलों की ओर से दिया गया है अपनी तैयारियों को? निश्चित तौर पर उज्जैन आलोट जो लोकसभा क्षेत्र है, नहीं आवाज नहीं आ रही मुझे, क्योंकि जो उज्जैन के पास में जो इससे बड़ा लोकसभा क्षेत्र था इंदौर, वहां पर जो प्रत्याशी है उनका कांग्रेस से भाजपा में शामिल होना, इसका जो फर्क है वो उज्जैन में भी पड़ रहा है। हम उज्जैन की बात करें तो यहाँ पर भाजपा ने अनिल फिरोजिया को खड़ा किया जो वर्तमान में यहाँ पर सांसद है। वहीं इसके अलावा कांग्रेस ने अपने विधायक पर दाव लगाया है। कांग्रेस के जो विधायक प्रत्याशी है, यहाँ पर हम मतदाताओं की संख्या की बात करें तो इन मतदाताओं के लिए लगभग 2077 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 310 मतदान केंद्र जो है वो क्रिटिकल मतदान केंद्र के रूप में यहाँ चिन्हित किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन का जो अमला है वो पूरी तरह अलर्ट हो चुका है। यहाँ पर चूंकि धर्म नगरी है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु उज्जैन आते यहाँ ठहरते भी हैं। ऐसे में होटलों की जांच करना, इसके अलावा धर्मशालाओं की जांच करना और ऐसे लोगों को चिन्हित करना जो कि किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, यह एक बड़ी समस्या है पुलिस प्रशासन के सामने। बावजूद इसके यहाँ पर पुलिस प्रशासन लगातार अलर्ट है। यहाँ पर कलेक्टर नीरज कुमार, एसपी प्रदीप शर्मा ने अपील भी की है कि किसी भी प्रकार की आचार संहिता, चूंकि 6 बजे के बाद कई प्रकार के नियम लागू हो चुके हैं, प्रचार प्रसार पूरी तरह बंद हो चुका है। यहाँ पर ठीक है, यानी कि अंतिम रूप जो है सभी राजनीतिक दलों की ओर से अपनी तैयारियों को दे दिया गया है, क्योंकि अब जो चुनाव प्रचार है प्रेम वो थम गया है। आगे अब वोटिंग का दिन है और देखना होगा वोटिंग के दिन की कितनी बड़ी संख्या में मतदाता वहां पर पहुंचते हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हुए नाज पटेल का रुख कर लेती हूँ, इंदौर से मेरे साथ में जुड़ी हुई है। नाज, इंदौर में किस तरह की तैयारियां देखी जा रही है वोटिंग को लेकर, क्योंकि प्रचार थम गया है, राजनीतिक दल जो अब तक प्रचार प्रसार करते आ रहे थे लोगों के बीच अब नहीं कर पाएंगे, 13 मई को वोटिंग है, क्या तैयारियां वहां पर की गई हैं? बिल्कुल, इंदौर में 13 मई को होने वाले मतदान को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है और इस वक्त है हम इंदौर के नेहरू स्टेडियम में ही मौजूद है। अपने दर्शकों को हम यहाँ पर तैयारियों का जायजा दिखाते हैं कि यहाँ पर जितने भी जो कर्मचारी हैं उनकी ड्यूटी लगी हुई है, उन्हें यहाँ पर मतदान वितरण सामग्री यहाँ पर की जाएगी। इसके अलावा गर्मी को देखते हुए भी यहाँ पर माकूल इंतजाम किए गए हैं। अगर हम वोटरों की बात करें तो इंदौर में कुल इस बार जो मतदाता है वो है करीब 803 मतदाता है, जिसमें पुरुषों की संख्या 12,75,900
93 है। इसके अलावा महिलाओं की बात करें तो 12,51,613 महिलाएं हैं। इसके अलावा 97 जो कि थर्ड जेंडर में है। इसके अलावा मतदान केंद्रों की बात करें तो 2,397 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा क्रिटिकल जो मतदान केंद्र हैं उस पर भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ अगर इंदौर के चुनाव की बात करें तो दो ही मुद्दे हैं। एक तो नोटा को लेकर कांग्रेस अपना उम्मीदवार जता रही है। इसके अलावा बीजेपी प्रत्याशी जो है शंकर लालवानी वो यहाँ पर है। इसके अलावा जो निर्दलीय प्रत्याशी है वो मैदान में है। तो अब चूंकि मतदान का जो प्रचार है वो थम चुका है। अब जो प्रत्याशी हैं वो सिर्फ कुछ ही लोगों के साथ में जाकर घर घर ही प्रचार करेंगे। जिस तरह से रोड शो आयोजित हो रहे थे या वो ज्यादा से ज्यादा ढोल धमाकों के साथ जा रहे थे, तो अब वो नहीं होगा। इंदौर में जो बात करें तो नेहरू स्टेडियम में माकूल यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। जैसा कि हमने अपने दर्शकों को यहाँ पर दिखाया है कि अलग अलग बूथ बनाए गए हैं। यहाँ पर अलग अलग जो सेक्टर बनाए गए हैं, ग्रामीण सेक्टर अलग है और शहरी सेक्टर अलग है। यहाँ पर जो व्यवस्थाएं बेहतर की गई है। हम यहाँ पर इंदौर नगर निगम के जो कमिश्नर है शिवम वर्मा जी, हम उनसे ही बात कर लेते हैं, सर से भी बात कर लेते हैं कि किस तरह से तैयारियां की गई है। क्योंकि गर्मी का मौसम भी है तो उस लिहाज से भी किस तरह से इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। सर, मतदान की लगभग तैयारियां हम देख रहे हैं कि पूरी हो चुकी है। उसके अलावा और क्या खास इंतजाम किए गए हैं? मतदान केंद्रों पे हमारे पोलिंग स्टेशन भी तैयार हैं पूरी तरह से, और हमारे जो यहाँ से सामग्री डिस्ट्रीब्यूशन और कलेक्शन के पॉइंट्स है ये भी पूरे तैयार है। वाटर कूलर्स, मिस्ट कूलर्स, अच्छा ठंडा पानी पीने का, ये सारी व्यवस्थाएं रहेंगी। प्लस साथ में कुछ छाछ और पना भी रहेगा ताकि लोग प्रॉपरली इनको लेते रहे और गर्म मौसम से अपना बचाव भी कर सकें। और हम लोग पूरी ये चीजें इंश्योर करेंगे कि गर्मी से निपटने के लिए और हमारी पोलिंग दलों के सभी सदस्यों की बेहतर स्वास्थ्य के लिए सारी चीजें उपस्थित रहे। साथ ही आप देख सकते हैं चलिए नाज, आप अपनी बातचीत जारी रखिएगा। मेरे साथ और भी संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। मोहम्मद अंसार मेरे साथ धार से जुड़े हुए हैं। अंसार, धार में किस तरह की तैयारियां की गई है, क्या जानकारी आपके पास है? जी, हम लोकसभा सीट से बात कर रहे हैं। लोकसभा निर्वाचन को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। कम से कम 1879 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जिले में लोकसभा को लेकर जिला प्रशासन अधिकारी, जिला कलेक्टर प्रियांक मिश्रा और धार एसपी मनोज सिंह ने जनता से अपील भी की है कि मतदान का उपयोग करें और अपने मतदान का अधिकार से उपयोग करें। दूसरी बात बताऊं आपको कि यहाँ धार जिले में कम से कम 1879 मतदान केंद्र बनाए गए। इसके अतिरिक्त 19,50,000 के करीब मतदाता है और इसमें से कम 8,500 करीब कर्मचारी तैनात किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 201 सेक्टर बनाए गए, 155 पोलिंग बूथ, 3 पोलिंग बूथ बनाए गए, जिसमें पोलिंग बूथ में 3 पोलिंग बूथ में सिर्फ महिलाओं के कर्मचारी रहेंगे, पूरी तरह महिला कर्मचारी रहेंगे। इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं इस धार मऊ लोकसभा में कांग्रेस के राजेश्याम गोयल और बीजेपी से है सावित्री ठाकुर। कांग्रेस के राजेश्याम गोयल उमंग सिन्हा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिन्हा को बहुत करीबी माना जाता है। 5-6 बजे के बाद प्रचार प्रसार बंद किया गया है और जो भी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत बाहरी व्यक्ति हैं सबको बाहर किया गया है। प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और धार एसपी मनोज सिंह के निर्देश पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। जी चलिए ठीक है। मेरे साथ प्रवीण भी जुड़े हुए हैं खरगोन से। प्रवीण, क्या जानकारी है, क्योंकि अब चुनाव प्रचार तो थम गया है, अब राजनीतिक दल तो अपना प्रचार प्रसार लोगों के बीच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 13 मई का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। वो दिन जिस दिन वोटिंग होनी है, जिस दिन जो तमाम प्रत्याशी मैदान में उन सभी की किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद हो जाएगी, उस दिन को लेकर क्या तैयारियां वहां पर की गई हैं? देखिए, मैं बता दूं आपको कि 13 मई को होने वाले मतदान के लिए आज चुनाव प्रचार पूरी तरह से थम गया है। जहां भाजपा ने अपने पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह पटेल को मैदान में उतारा है, वहीं कांग्रेस ने पुरलाल खरते को अपने मैदान में उतारा है। वहीं अगर मतदान केंद्रों की बात की जाए तो 8 विधानसभा क्षेत्रों में तकरीबन 2253 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 20,46,030 मतदाता जो है वो प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला तय करेंगे। और 13 मई को जो मतदान होना है उसके लिए जो भीषण गर्मी, निमाड़ को गर्मी के नाम से जाना जाता है, भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसको लेकर कलेक्टर द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो मतदान दल है वो कल ईवीएम लेके यहाँ से अपने अपने बूथों पे रवाना होंगे और इसके बाद में जो उनके साथ में गर्मी से बचाव के लिए मतदान दलों को ग्लूकोज और ग्लूकोज के साथ ORS वगैरह के घोल से भी पूर्ण तरह लेस रहेंगे। बिल्कुल प्रवीण, चूंकि
मतदान अगर जरूरी है तो मतदाताओं का ख्याल रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी मतदान के दौरान ना हो, इन सभी चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी भी हो जाता है। प्रेम, उज्जैन में वोटिंग 13 मई को जब होगी तो उस दौरान कैसा नजारा देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों जागरूकता अभियान चलाए गए हैं, क्या इस बार जब वोटिंग वहां पर होने वाली है क्या देखा जाएगा, क्या बड़ी संख्या में मतदाता वहां पर पहुंचेंगे? क्योंकि अब तक का जो भी रिजल्ट सामने आया है उसमें यही देखा गया कि पिछले बार के मुकाबले कम वोटिंग प्रतिशत रहा है। तो क्या इस बात की संभावना है या अनुमान लगाया जा सकता है कि अब जब उज्जैन में चुनाव होंगे तो उसमें वोटिंग प्रतिशत बढ़ा हुआ पिछली बार से देखा जाएगा? जी, मैं आपको निश्चित तौर पर हम वोटिंग परसेंट की हम बात करें तो वोटिंग परसेंट में यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि पहला और दूसरा चरण का जो मतदान हुआ है उस मतदान में यहाँ पर वोटिंग जरूर कम थी, परंतु अमित शाह जब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, गृह मंत्री है, वे जब आए थे राजधानी भोपाल में, उन्होंने बैठकें ली, उसके बाद सख्त हिदायत दी कि वोट परसेंट बढ़ाने की ओर दिया जाए। क्योंकि अब वोट परसेंट बढ़ाने की बात आ रही है तो उज्जैन के परिप्रेक्ष्य में कर दूं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का यह गृह नगर है, यह संसदीय क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर वे खुद इस लोकसभा सीट पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार उनके दौरे हैं। एक दिन पहले भी यहाँ पर वे आए थे, उन्होंने रोड शो किया था, आज सुबह भी उन्होंने मतदाता पर्ची बांटी है, कार्यकर्ताओं के बीच वो पहुंचे हैं, शांति नगर क्षेत्र में वो पहुंचे थे। तो कहीं ना कहीं मतदाताओं को जागरूक करने के लिए खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मैदान संभाल लिया है। तो यह जरूर कयास लगाए जा रहे हैं कि पिछली बार की तुलना में इस बार मतदान प्रतिशत अधिक हो, क्योंकि जब मतदान प्रतिशत अधिक होगा तभी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है उनकी जीत का आंकड़ा बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। जी प्रेम, ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि तमाम राजनीतिक दलों की ओर से यही प्रयास किए गए हैं कि जो वोटिंग प्रतिशत है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ ही नजर आए, क्योंकि हर एक वोट जरूरी होता है और हर एक मत का अपना महत्व होता है और उसी महत्व को समझने की लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसके लिए वो वोट डालें और जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। खैर नाज, क्या राजनीतिक समीकरण इंदौर में बैठ रहा है? लोगों में किस तरह का उत्साह चुनाव को लेकर इस बार देखा गया है? देखिए, उत्साह तो इंदौर के लोगों में काफी बना हुआ था, लेकिन जब जैसे ही इंदौर में जो सियासी जो खेला हुआ है, मतलब नामांकन के आखिरी दिन जो कांग्रेस प्रत्याशी रहे अक्षय कांति बम ने जब अपना नामांकन वापस ले लिया तो निश्चित ही राजनीतिक भूचाल आ गया। अब ऐसे में बीजेपी पार्टी में शंकर लालवानी है और कांग्रेस में कोई भी उम्मीदवार नहीं है, तो कांग्रेस लगातार नोटा को लेकर प्रचार प्रसार कर रही है। इंदौर के इतिहास में ये पहला ऐसा चुनाव होगा कि कांग्रेस प्रत्याशी मैदान में नहीं है, तो जनता में भी ये काफी उत्सुकता है कि अब इस बार कांग्रेस पार्टी का क्या होगा। समझना भी जरूरी हो जाता है कि नोटा को लेकर अगर कांग्रेस प्रचार प्रसार कर रही है तो क्या नोटा के जरिए मात दे पाएगी कांग्रेस बीजेपी को? क्या चुनौती नोटा के जरिए खड़ी कर पाएगी बीजेपी के लिए कांग्रेस? देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जोर शोर से इंदौर में नोटा का प्रचार करती हुई नजर आ रही है कि आज जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की गई है या लोग जनता के साथ विश्वासघात किया गया है, ये कहना है कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं का। वो जनता के बीच में जाकर अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन ये जनता है, ये जनता जनार्दन है, वो अपना वोट किसे देती है ये तो खैर 4 जून को पता होगा। लेकिन इंदौर में नोटा का प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। हालांकि जनता का दबी जबान से या कुछ लोगों का दबी जबान से यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से खेला है वो निश्चित ही कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए खतरा भी साबित हो सकता है। जी बिल्कुल नाज, क्योंकि अक्षय कांति बम ने जिस तरह से ऐन वक्त पर आके अपना नामांकन वापस लिया और एक कांग्रेस को बड़ा झटका लोकसभा चुनाव के दौरान दे दिया, बीजेपी का दामन थाम लिया, बीजेपी के साथ अक्षय कांति बम चले गए, वो एक बड़ा डैमेज तो कांग्रेस के लिए था ही, साथ एक बड़ा झटका भी था जिसको शायद कवर अप कर पाने में कांग्रेस पूरी तरह से कामयाब नहीं हुई है। यही वजह है कि नोटा को लेकर अब प्रचार प्रसार इंदौर में कांग्रेस की तरफ से देखने को मिल रहा है। चलिए उज्जैन से मेरे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। उज्जैन में किस तरह का उत्साह लोगों के अंदर देखा गया है चुनाव को लेकर, क्योंकि इस बार यही कोशिश की गई है कि वोटिंग प्रतिशत जो है एक तरह से बढ़ाए जाने के लिए जागरूकता अभियान पिछले दिनों चलाए गए, अब उसका क्या प्रभाव वहां पर देखने को मिल रहा है और लोगों में कितना ज्यादा उत्साह चुनाव को लेकर है? देखिए, उज्जैन में जो 13 मई को होने वाले मतदान के लिए जो कांग्रेस प्रत्याशी मैदान में उतारा है, वहीं 13 मई को होने वाले मतदान के लिए जो कांग्रेस प्रत्याशी मैदान में उतारा है, वहीं 13 मई को होने वाले मतदान के लिए जो कांग्रेस प्रत्याशी मैदान में उतारा है, वहीं 13 मई को होने वाले मतदान के लिए जो कांग्रेस प्रत्याशी मैदान में उतारा है, वहीं 13 मई को होने वाले मतदान के लिए जो कांग्रेस प्रत्याशी मैदान में उतारा है, वहीं 13 मई को होने वाले मतदान के लिए जो कांग्रेस प्रत्याशी मैदान में उतारा है, वहीं 13 मई को होने वाले मतदान के लिए जो कांग्रेस प्रत्याशी मैदान में उतारा है, वहीं 13 मई को होने वाले मतदान के लिए जो कांग्रेस प्रत्याशी मैदान में उतारा है, वहीं 13 मई को होने वाले मतदान के लिए जो कांग्रेस प्रत्याशी मैदान में उतारा है, वहीं 13 मई को होने वाले मतदान
जी हाँ, निश्चित तौर पर धर्मनगरी उज्जैन में वोट परसेंट बढ़ाने को लेकर जहां राजनीतिक दल तो अपना प्रयास कर ही रहे थे, वहीं पुलिस प्रशासन का जो अमला है, इसके साथ ही जो सामाजिक संस्थाएं वह भी पीछे नहीं दिखाई दी। यहाँ पर प्रशासन द्वारा तमाम सारे प्रयास किए गए। यहाँ पर जो रेड लाइट जो क्षेत्र है, जहाँ पर 3 बत्तियां या सड़क के जो चौराहे है, वहां पर भी जो माइक लगे हुए हैं, उन माइकों पे भी ये अनाउंस कराया गया कि किसी भी कीमत पर वोट जरूर डालना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर विज्ञापन या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी मतदान करने की अपील की गई। क्योंकि उज्जैन धर्मनगरी है, मुख्यमंत्री का गृह नगर भी है, इसलिए यहाँ पर मुख्यमंत्री ने तो मोर्चा संभाला ही सही, कांग्रेस के जो उम्मीदवार है वे भी लगातार जनसंपर्क करते हुए उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को वोट डालने की अपील की। इसके अलावा यहाँ पर बसपा का भी उम्मीदवार खड़ा हुआ है, वो भी लगातार प्रचार प्रसार में है। हमने तमाम सारे राजनीतिक दलों को अलग अलग जगहों पर देखा। हम न्यायालय की बात करें तो वहां पर वकीलों से भी अपील की गई है। इसके अलावा अन्य संगठनों ने भी मतदान की अपील की, क्योंकि उज्जैन की जो पहचान है विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर से है। क्योंकि यहाँ पर आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, तो मतदान को लेकर यहाँ पर भी काफी बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि मतदान हो। तो कहीं ना कहीं हर कोई यही चाहता है कि पिछली बार के मुकाबले इस बार अधिक मतदान हो। तो यह साफ दिखाई दे रहा है। यही है कि वोटिंग प्रतिशत जो है पिछली बार के मुकाबले बढ़े, लेकिन अब 13 मई को ये पता चलेगा कि कितनी बड़ी संख्या में लोग वोट देने के लिए पहुंचे हैं और कितना ज्यादा वोटिंग प्रतिशत इस बार बढ़ा है पिछली बार के मुकाबले। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो चौथे चरण के चुनाव को लेकर अब जो चुनाव प्रचार है वो थम चुका है। 13 मई को इसको लेकर वोटिंग होनी है। सभी राजनीतिक दल जो है अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे चुके हैं। अब 13 मई का इंतजार है जब तमाम मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगे और वहां जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हर एक वोट का अपना महत्व होता है। एक वोट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यही बात समझाने के लिए, इसी बात की जागरूकता फैलाने के लिए लोगों के बीच जागरूकता अभियान भी चलाए गए। हालांकि अब 13 मई को देखना होगा कि उन जागरूकता अभियानों का कितना ज्यादा प्रभाव जनता के ऊपर पड़ा है और कितनी बड़ी संख्या में लोग मतदान केंद्रों पर वोट डालने के लिए पहुंचते हैं। हालांकि एक बड़ा फैक्टर गर्मी का भी यहाँ पर है, क्योंकि गर्मी की वजह से भी अक्सर लोग घरों से बाहर निकलना पसंद नहीं करते हैं, घरों से बाहर निकलना अवॉइड करते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वोटिंग प्रतिशत जो है उस पर भी काफी ज्यादा प्रभाव देखने को मिला है, प्रभाव पड़ा है। तो अब देखना होगा कि इसी गर्मी की वजह से क्या मतदाता फिर एक बार घरों से बाहर निकलना अवॉइड करते हैं या फिर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंचते हैं। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से मतदाताओं को किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए तैयारियां की गई हैं। गर्मी की वजह से मतदाताओं को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, उसको लेकर भी वहां पर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। पानी की जो सुविधा होती है, बैठने को लेकर जो सुविधाएं होती हैं, दिव्यांगजन जो होते हैं उनके लिए भी सारी सुविधाएं चुनाव आयोग की तरफ से मतदान केंद्रों पर मुहैया कराई जाएंगी। साथ ही साथ ईवीएम में किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, किसी तरह की कोई खराबी ना हो, ये सभी चीजों का ध्यान चुनाव आयोग की तरफ से रखा जा रहा है और तैयारियों को अब अंतिम रूप 13 मई को होने वाले चुनाव के लिए दिया जा रहा है। तो देखिए, चुनाव प्रचार जो है वो चौथे चरण के चुनाव के लिए खत्म हो चुका है। 8 लोकसभा सीटें हैं मध्य प्रदेश की जिन पर चुनाव होना है और मैदान में 74 प्रत्याशी। आपकी टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि किस सीट पर कौन कौन से प्रत्याशी, कौन कौन से राजनीतिक दलों की ओर से उतरे हैं मैदान में। तो चलिए, अब मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार तो थम गया है, लेकिन 13 मई को वोटिंग है और देखना होगा कि 13 मई को कितने ज्यादा संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंचते हैं मतदाता और अपना मताधिकार का प्रयोग करते हैं। फिलहाल के लिए खबर मध्य प्रदेश में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।